हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं रीना आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये आपका अपनी चैनल साहित्य गंगा पर। आज हम एक ऐसे महान हस्ती को देखने वाले हैं जिन्हें हम छायावाद में महाप्राण के नाम से जानते हैं। और आइए बिना समय गंवाए एक कहें तो इस वीडियो में समग्र रूप से हम निराला को देखने वाले हैं। और इस वीडियो में आपको इतने सारे तथ्य मिलेंगे कि निराला से किसी भी तरह का प्रश्न पूछेगा तो आपसे छूटने नहीं पाएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। निराला का एक तरह से समग्र निराला के बारे में एक समग्र अध्ययन है और इसको आप बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के पूरी वीडियो को देखिए। और लास्ट में प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक अवश्य करें। आपका लाइक और कमेंट मुझे प्रेरणा देता है वीडियो बनाने के लिए। और इस वीडियो को आपको मतलब कहें तो आप सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और सपोर्ट की आवश्यकता भी है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं निराला का जन्म। वैसे निराला का जन्म 1896 से 1961 तक माना जाता है। और हम देखेंगे एक एक मतलब बिल्कुल सारे पॉइंट को देखने वाले हैं, कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है आज हम निराला के बारे में। मतलब एक यह वीडियो ना आपको कहें तो निराला के जीवन से संबंधित या उनकी रचनाओं से संबंधित सारे प्रश्न कवर करने वाले हैं। तो देखिए व्यक्तिगत परिचय इनका देखते हैं। सबसे पहले इनका जन्म 1896 में और महिषादल, और ये बंगाल में है महिषादल, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। इनका निधन 1861 में और इलाहाबाद में हुआ था। तो आजकल के जो प्रश्न पैटर्न बदल रहे हैं तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे इनका जन्म देखें तो महिषादल बंगाल है और निधन इलाहाबाद। पिता इनके रामसाय त्रिपाठी जी हैं, माता इनकी रुक्मिणी देवी हैं, पत्नी इनकी मनोहरा देवी है और पुत्री सरोज है। तो इतनी तो हो गई सामान्य परिचय। और इनका बचपन का नाम देखें तो सूर्य कुमार, सूरज कुमार या फिर सूर्य कुमार आप कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है, दोनों एक ही है बात। इनका उपनाम देखिए, इनके कुछ उपनाम हैं जिन्हें हम स्पेशली इनको उस नाम से जानते हैं। जैसे छायावाद का महेश भी इन्हें कहा जाता है, नए कवियों का गोरखनाथ कहा जाता है, बसंत का अग्रदूत कहा जाता है और फिर महाप्राण भी कहा जाता है। छायावाद प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद का पथ प्रदर्शक भी है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, यानी कि इनको छायावाद प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद का पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। इतनी बात आप इनके उपनाम के बारे में ध्यान रख लेंगे। इनमें से दो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। छायावाद का महेश तो वैसे ही प्रसिद्ध है, बाकी ये नए कवियों का गोरखनाथ ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है और बसंत का अग्रदूत ये दोनों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इन दोनों को ध्यान रखेंगे। आइए अब देखते हैं इनकी रचनाओं को और कुछ विशेष तथ्य बता दें। जैसे इनकी रचनाओं को जानने से पहले कि सबसे पहले अगर प्रश्न बनता है कि निराला की प्रथम कविता कौन सी है, जैसे कभी ये प्रश्न बने कि निराला की प्रथम कविता कौन सा है, तो आप बताएंगे निराला की प्रथम कविता कौन सी है। जूही की कली को माना जाता है। जूही की कली इनकी प्रथम रचना है और यह 1916 में प्रकाशित हुई थी। इतना आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और रामविलास शर्मा इनकी प्रथम कविता जानते हैं किसे मानते हैं? रामविलास शर्मा इनकी प्रथम कविता जूही की कली को न मान करके भारत माता की वंदना को मानते हैं। भारत माता की वंदना, आप ये याद रख लेंगे। अगर नाम दे करके स्पेसिफिक पूछता है कि रामविलास शर्मा ने निराला की किस कविता को प्रथम कविता माना है, तो भारत माता की वंदना को, जो 1920 में प्रकाशित हुआ था। तो दो पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। वैसे सर्वमान्य मत जूही की कली है इनकी प्रथम कविता, पर अगर नाम देता है निराला के अनुसार रामविलास शर्मा के अनुसार तो भारत माता की वंदना। आइए इनके काव्य संग्रहों को देखते हैं। प्रथम काव्य संग्रह है इनका अनामिका, जो 1923 में प्रकाशित हुआ था। दूसरा है आपका परिमल, जो 1930 में प्रकाशित हुआ था। तीसरा है गीतिका, 1936 में प्रकाशित हुआ था। चौथा है आपका तुलसीदास, 1938 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है उसके आगे देखते हैं कुकुरमुत्ता,
1942 में प्रकाशित हुआ था। और फिर अड़िमा है 1943 में, बेला है 1946 में, नए पत्ते हैं 1946 में, अर्चना है 1950 में, और अर्चना के बाद आपका है आराधना 1953 में, गीत गुंज 1954 में, सांधे काकली 1969 में। तो ये सभी रचनाएं हैं और इन रचनाओं को आप ध्यान रखेंगे। कुछ और भी रचनाएं हैं इनकी। हाँ, और इन रचनाओं को याद करने का एक सूत्र भी मैंने बनाया है। आप चाहें तो अपने पास से बना सकते हैं, पर मैंने जो बनाया है वो बता रही हूँ आपको। मैंने बनाया है ऐसे, देखिए, अनापरी गीत में, एक सेंटेंस बना करके मैंने बनाया है। अनापरी गीत में तुलसी और कुकुर सा, पहली लाइन है, तुलसी और कुकुर सा। तो आप देखेंगे कि अना से अनामिका, परी से परिमल, गीत से गीतिका, और मैं से कुछ नहीं, मैंने सेंटेंस बनाने के लिए किया है। फिर तुलसी से तुलसीदास और कुकुर से कुकुरमुता, यानी कि आना परी गीत में तुलसी और कुकुर सा। तो ये हो गया आपका पहला लाइन। दूसरा लाइन है, अब नए अर्चना, दूसरी लाइन बताऊं आपको, अब नए अर्चना आराधना गीत सा, अब नए अर्चना आराधना गीत सा। अब देखिए यहाँ से आपको मिल जाएगा अ से अड़िमा, ब से बेला, नए से नए पत्ते, अर्चना से अर्चना, आराधना से आराधना, और गीत से गीत गुंज, और सा से शांदे काकली। तो आप इसको नोट कर लेंगे कि आना परी गीत में तुलसी और कुकुर सा, अब नए अर्चना आराधना गीत सा। तो ये हो गया आपकी इनकी रचनाओं का ट्रिक याद करने का। अब हम देखते हैं प्रत्येक रचनाओं के बारे में थोड़े थोड़े तथ्य, जहाँ से प्रश्न आजकल बन रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए कि अनामिका का 2 संस्करण है। प्रथम संस्करण है आपका 1923 में, और अनामिका प्रकाशित कब हुआ था सबसे पहले, तो 1923 में ही। अगर अनामिका काव्य संग्रह पूछे तो सबसे पहले 1923 में, सॉरी। और द्वितीय संस्करण आपका है 1938 में। और कुछ चीज़ें देखते हैं, संकलित कुछ इनकी कविताएं अनामिका में। तो अनामिका में संकलित कविताएं कौन कौन सी है? सम्राट एडवर्ड के प्रति, और फिर प्रेयसी, रेखा, सच है, सरोज स्मृति 1935 में, और फिर राम की शक्ति पूजा, और 1936 में है वह तोड़ती पत्थर। यानी कि, और ये वह तोड़ती पत्थर कैसी रचना है जानते हैं आप? प्रगतिवादी चेतना से संबंधित रचनाएं हैं। तो ये संकलित है सभी कविताएं अनामिका में। इसमें खास करके याद रख लेंगे सरोज की स्मृति, राम की शक्ति पूजा और वह तोड़ती पत्थर। ये तीनों ही कविताएं आपको किस में मिलेंगी? अनामिका में, ठीक है। और अनामिका 1923 में प्रकाशित है, और 2 संस्करण है, एक 23 और द्वितीय संस्करण 1938 में। अब देखते हैं परिमल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिमल के बारे में तथ्य। परिमल 1930 में प्रकाशित होता है, और इसमें कुछ संकलित कविताएं और उनके प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। देखिए, परिमल में इनकी रचनाएं जो संकलित हैं वह है जूही की कली 1916 में, और यह 22 दिसंबर 1922 में मतवाला के 18वें अंक में प्रकाशित हुआ था। तो आजकल के जो नए पैटर्न है ना, परीक्षा में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा तथ्य वो आ रहे हैं जो हम इग्नोर करते हैं। तो देखिए, जूही की कली तो मतवाला में आया था, लेकिन किस अंक में आया था? तो 18वें अंक में आया था, ये आप याद रखेंगे। और बादल राग फिर आपका है भिक्षुक, जो 17 नवंबर 1923 को ये भी मतवाला पत्रिका में ही प्रकाशित हुआ था। फिर आपका संध्या सुंदरी 24 नवंबर 1923 को ये भी मतवाला में प्रकाशित हुआ था। और फिर अन्य जो परिमल में संकलित हैं वो है आपका
पंचौटी प्रसंग और अधिवास और दीन बहू। तो ये सभी रचनाएं क्या हैं आपके उसमें परिमल में प्रकाशित हैं। जूही की कली, बादल राग, भिक्षुक, संध्या सुंदरी और फिर अधिवास, पंचौटी प्रसंग, दीन बहू, ये सभी आपकी किसमें हैं? तो ये सभी कविताएं आपकी परिमल में संग्रहित हैं। अब हम देखते हैं परिमल के बाद से तुलसीदास की रचना के इनकी जो रचना है तुलसीदास, उसके कुछ विशेष तथ्य देखते हैं। देखिए तुलसीदास इनका प्रकाशन वर्ष 1934 में हुआ था, 1934 में, और यह एक प्रबंधात्मक लंबी कविता है। ये आप नोट करके याद रख लेंगे। इसमें कुल 101 छंदों का प्रयोग किया गया है और इसका प्रथम प्रकाशन सुधा पत्रिका में हुआ था। 5 अंकों में यह प्रकाशित हुआ था 1935 में। तो आप ध्यान रखेंगे कि तुलसीदास एक प्रबंधात्मक लंबी कविता है और 5 अंकों में 1935 में प्रकाशित हुआ था। और जब इसको पुस्तक रूप देने का समय आया तो वो समय क्या था? 1938 में। यानी कि वैसे तो सुधा पत्रिका में प्रकाशित होता था, लेकिन फाइनली 1938 में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। अब देखते हैं इनकी रचना। राम की शक्ति पूजा से संबंधित विशेष तथ्य। राम की शक्ति पूजा 1936 में प्रकाशित हुआ था और यह भी एक प्रबंधात्मक लंबी कविता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और शक्ति छंद में रचित है। राम की शक्ति पूजा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट तथ्य हो सकता है कि राम की शक्ति पूजा किस छंद में रचित है, तो यह शक्ति छंद में रचित है। और इसका आधार क्या है? राम की शक्ति पूजा का तो है बांग्ला भाषा की कृतिवास रामायण। तो ये तो पुरानी बातें हैं, लेकिन फिर भी हमें रिवीजन कर लेना चाहिए। जिन्होंने नहीं नोट किया है वो नोट कर लेंगे कि राम की शक्ति पूजा का आधार क्या है? कृतिवास रामायण, और यह बांग्ला भाषा का है। इसमें उपदेश किस चीज का है? राम की शक्ति पूजा में तो पौरुष एवं कर्म का उपदेश है और इसकी यौगिक क्रियाएं प्रक्रिया स्रोत 9 वेदांत है। तो अगर कभी ये पूछता है कि इसका यौगिक प्रक्रिया का स्रोत क्या है, तो है आपका 9 वेदांत। ये आप ध्यान रखेंगे तुलसीदास कविता के बारे में। और आप देखिए और भी चीज़ें हम देखते हैं तुलसीदास के बारे में। अब देखिए कुकुरमुत्ता से संबंधित चीज़ें। कुकुरमुत्ता का प्रकाशन वर्ष 1942 में हुआ था और यह एक लंबी प्रबंधात्मक कविता है, यानी कि 3 इनकी लंबी प्रबंधात्मक कविताएं हैं। कौन कौन से? तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा और कुकुरमुत्ता। तो आप ये तीनों याद रखेंगे कि ये तीनों ही लंबी कविताएं हैं। और इस कुकुरमुत्ता का प्रतीकात्मक अर्थ क्या होता है? इसमें जानते हैं 2 प्रतीक हैं। गुलाब पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है और कुकुरमुत्ता सर्वहारा या शोषित वर्ग का प्रतीक है। तो आप इतना ध्यान रखेंगे। और ये 2 भागों में प्रकाशित होता था। पहला पूर्वार्ध भाग जो है 1941 में हंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था और फाइनली यह पुस्तक रूप में 1942 में प्रकाशित हुआ था। तो वही आप अगर कुकुरमुत्ता का प्रकाशन बस देखेंगे तो 1942 इसमें देखने को मिलेगा। अब कुकुरमुत्ता में संकलित कुछ रचनाएं हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। जैसे पहला है खेल, स्फटिक शिला, प्रेम संगीत, गरम पकौड़ी, ये सभी आपका क्या है? कुकुरमुत्ता में संकलित है। रानी और कहानी, मास्को डायलॉग्स, ये सभी रचनाएं जो है खेल, स्फटिक शिला, प्रेम संगीत, गरम पकौड़ी, रानी और कहानी, मास्को डायलॉग्स, ये सभी आपके कुकुरमुत्ता में संकलित हैं। ये कविताएं आप ध्यान रख लेंगे। और कुकुरमुत्ता के बारे में थोड़ा सा विशेष तथ्य देखिए कि कुकुरमुत्ता एक कैसी रचना है? प्रगतिवादी रचना है और प्रभाकर माचुए ने इसे निराला की कविता का प्रस्थान बिंदु कहा है। यानी कि प्रभाकर माचुए इसे निराला की कविता का प्रस्थान बिंदु माना है कुकुरमुत्ता को। नंदकिशोर नवल ने इसे संपूर्ण हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु माना है। तो ये 2 इम्पोर्टेंट बातें हैं कुकुरमुत्ता के संबंध में। प्रभाकर माचुए इसे निराला की कविता का प्रस्थान बिंदु मानते हैं, जबकि नंदकिशोर नवल संपूर्ण हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु मानते हैं। तो ये चीज़ है। अब हम देखते हैं अणिमा के बारे में। अणिमा इनकी रचना 1943 में प्रकाशित हुई थी और इसमें जो संकलित कविताएं हैं वह है
मैं अकेला स्नेह निर्झर बह गया है, गहन है यह अंधकार, बादल छाए पर न आए, ये सभी अड़िमा में संकलित है। दलित जन पर करो करुणा। तो ये 5 कविताएं जो है आपके अड़िमा में संकलित है। सॉरी, बोलने में थोड़ा सा टंग इधर उधर हो जाता है। तो ये पांचों की पांचों कविताएं अड़िमा में संकलित है, आप इसे याद रखेंगे और यहाँ से प्रश्न बनता ही है। नेक्स्ट देखिए, बेला में संकलित प्रमुख कविताएं। बेला इनका कब प्रकाशित हुआ था? तो 1946 में। और बेला में 3 मुख्य रूप से कविताएं संकलित हैं। मीर जवाहर मल, जल्द जल्द पैर बढ़ाओ, बेश रुखे अधर सुखे। तो ये सभी आपके बेला में संकलित कविताएं हैं। आइए हम देखते हैं कुछ और इनकी रचनाओं के बारे में। जैसे इनकी रचना अगर देखें गद्य साहित्य में तो कहानी संग्रह है। कहानी इनका लिल्ली 1933 में प्रकाशित हुआ था और सखी 1935 में, शुकुल की बीबी 1941 में प्रकाशित हुआ और इसी का संशोधित रूप 1945 में चतुरी चमार नाम से प्रकाशित हुआ था। तो आप याद रखेंगे, अगर कभी क्वेश्चन बनता है कि शुकुल की बीबी का रूपांतरण या संशोधित रूप किस नाम से प्रकाशित हुआ, तो चतुरी चमार से। कभी ऐसे पूछा कि चतुरी चमार किसका संशोधित रूप है, तो शुकुल की बीबी का। दोनों तरह से क्वेश्चन बने तो आप याद रख लेंगे। आगे देखते हैं, देवी जो है 1948 में प्रकाशित है, ये भी इनकी कहानी है। उपन्यास देखते हैं इनके और भी कुछ गद्य रचनाएं, फिर हम देखेंगे इनकी चर्चित पंक्तियां और कुछ आलोचनात्मक तथ्य। तो आप देखिए उपन्यास इनके कौन कौन से हैं। यहाँ से प्रश्न एक बार टीजीटी में बना हुआ था, तो हमें देखना जरूरी हो जाता है इनकी संपूर्ण रचनाओं को। अप्सरा देखिए 1931 में है, अलका 1933 में है, प्रभावती 1936 में है, निरुपमा 1936 में है, चमेली 1941 में है। और भी देखते हैं, चोटी की पकड़ आपका है 1944 में, और काले कारनामे ये अपूर्ण है, इंदुलेखा ये भी अपूर्ण है। तो इनके 2 उपन्यास अपूर्ण है, काले कारनामे और इंदुलेखा। ठीक है, और देखते हैं हम इनका निबंध संग्रह। निबंध संग्रह में देखिए पहले है प्रबंध पद्मा 1934 में, फिर है प्रबंध प्रतिमा 1940 में, चाबुक 1951 में। ये आपका PYQ है और ये पूछा हुआ प्रश्न है, तो चाबुक आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है 1951 में। और यह निबंध है। चयन 1957 में है और संग्रह 1963 में। तो ये सभी इनके निबंध संग्रह हो गए। आलोचनात्मक रचनाएं देखें इनके ऊपर लिखी गई हैं, तो है इन्होंने लिखी है रविंद्र कविता कानन 1928 में, पंत और पल्लव 1928 में। तो इन्होंने 2 रचनाएं आलोचनात्मक रूप से लिखी हैं, रविंद्र कविता कानन 1928, पंत और पल्लव 1928। और ये 2 संस्करण है पंत और पल्लव का। प्रथम संस्करण 1928 है और द्वितीय संस्करण 1949 है। अन्य कुछ चीज़ देख लेते हैं, तथ्यात्मक चीज़ें। जैसे बिल्लेश्वर बकरिया इनका क्या है, कथात्मक रेखा चित्र इसे माना जाता है, 1941 में प्रकाशित हुआ था, और कुली भाट 1939 में। तो ये कैसा है, कथात्मक रेखा चित्र के अंतर्गत ये रचनाएं हैं। और इनके द्वारा नाटक भी लिखी गई है, जैसे पंचवटी प्रसंग 1934 में और फिर शकुंतला, ये 2 नाटक निराला ने लिखी है। संपादित पत्रों में देखें तो इन्होंने मतवाला, समन्वय और फिर रंगीला, इन 3 पत्रों का संपादन कार्य किया है। और फिर देखते हैं आपका आगे और भी कुछ चीज़ें, और हम देखते हैं इनकी चर्चित पंक्तियाँ, कुछ और भी तथ्य। निराला जैसे 1923 में मतवाला के संपादक मंडल में शामिल हुए थे और इस पत्रिका का प्रसिद्ध ध्येय वाक्य क्या था, मोटो अगर जिन्हें हम कहते हैं, वो था मतवाला पत्रिका का मोटो, अमीय गरल शशि रबिकर राग बिराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा मतवाला। तो ये जो मोटो है ये मतवाला पत्रिका का था। और प्रौढ़ काल कब से कब तक माना जाता है इनका, तो 1935 से 1938 तक के समय को निराला की रचनाओं का प्रौढ़ काल माना जाता रहा है। तो कभी समय पूछ ले कि किस समय की रचनाओं को प्रौढ़ काल के अंतर्गत देखा जाता है, तो 35 से 38 तक के समय में। नेक्स्ट देखिए आलोचकों का निराला के बारे में प्रमुख तथ्य क्या है, आलोचकों का मत क्या है।
तो देखिए परिमल की भूमिका में लिखा जाता है कि मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। तो ये परिमल की भूमिका में निराला द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं। रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं इनके बारे में कि निराला में बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा है। तो कभी अगर पूछे कि किसने निराला को बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा कहा है तो वो है आपके रामचंद्र शुक्ल जी। रामविलास शर्मा कहते हैं कि निराला ओज और औदात्य के कवि हैं। तो ये इनका उपनाम भी हो गया, ओज के कवि, औदात्य के कवि। और कहा किसने है तो रामविलास शर्मा ने। नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं कि निराला शताब्दी के कवि हैं। द्वारका प्रसाद सक्सेना कहते हैं कि निराला आधुनिक हिंदी भाषा के डिक्टेटर हैं। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, काफ़ी यूनिक है कि निराला आधुनिक हिंदी भाषा के डिक्टेटर थे, द्वारिका प्रसाद ने कहा है। नामवर सिंह कहते हैं कि निराला का काव्य शताब्दी का काव्य है। और माधुरी पत्रिका में कहा जाता है कि कविता स्त्री की सुकुमारता नहीं, कवि का पुरुष गर्व है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। माधुरी पत्रिका में कहा गया कि कविता स्त्री की सुकुमारता नहीं, कवि का पुरुष गर्व है। अब हम आगे देखते हैं और भी कुछ विशेष तथ्य। निराला से संबंधित आज हम कुछ भी छोड़ने वाले नहीं हैं। निराला को बस आप एक बार ध्यान लगा के ये वीडियो पूरा देखिए और इनसे जो भी प्रश्न बनेगा बस इसी वीडियो से। विशेष तथ्य में देखें तो निराला की समस्त रचनाओं का प्रकाशन निराला रचनावली नाम से 8 खंडों में हुआ है। तो इनकी सारी रचनाओं का एक तरह से संकलन है। और इस रचनावली के 8वें खंड में निराला के 197 पत्र भी संकलित हैं। और इनके कुछ बाल साहित्य रचनाएं देख लीजिए। निराला ने बाल साहित्य की भी रचनाएं करी हैं। भक्त ध्रुव, प्रहलाद, भीष्म और महाराणा प्रताप निराला जी की बाल साहित्य संबंधित रचनाएं हैं। प्रभा पत्रिका में बालकृष्ण शर्मा नवीन ने भावों के भिड़ंत लेख लिखकर यह सिद्ध करने का प्रयास किया था कि निराला की अधिकांश रचनाएं रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं का भावानुवाद है। तो आप याद रखेंगे कि ये किसने कहा था ऐसा, तो बालकृष्ण शर्मा नवीन ने। और भावों की भिड़ंत नाम से उन्होंने लेख लिखा, उसमें बताया कि निराला की अधिकांशतः कविताएं टैगोर की कविताओं का भावानुवाद मालूम होती हैं। अब आलोचनात्मक रचनाएं देखते हैं निराला के ऊपर। रामविलास शर्मा ने लिखा निराला की साहित्य साधना, और यह 3 भागों में लिखा गया है रामविलास शर्मा द्वारा। प्रथम भाग 1969 में प्रकाशित होता है और इसके लिए रामविलास शर्मा को 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो अगर पूछता है कि रामविलास शर्मा की कौन सी रचना है जो आलोचनात्मक है और उस पर साहित्य अकादमी मिला हुआ है, तो वह है आपका निराला की साहित्य साधना। और ये प्रथम भाग पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। द्वितीय भाग 1972 में है और तृतीय भाग 1976 में है। और कुछ चीज़ें देखते हैं। निराला की चर्चित पंक्तियां भी पूछती हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो देखिए पहली पंक्ति इनकी है, वह उस शाखा का बन विहंग उड़ गया मुक्त नभ निस्तरंग। ये पंक्तियां किस कविता की हैं, तो ये पंक्तियां आपके तुलसीदास से है। दूसरी पंक्ति है, जिस कलिका में वह कभी रहा बंद, वह उगी आज उसी में खुले मंद। ये भी आपका तुलसीदास कविता से है। थर्ड लाइन है, करना होगा यह तिमिर पार, देखना सत्य का मिहिर द्वार। ये चारों पंक्तियां जो है आपकी तुलसीदास से है। देखा काल के सत्य से बिंद कर, यह जागा कभी अशेष छविधर। तो इसमें से आपके लिए इम्पोर्टेंट पहली पंक्ति जो है वो आपके लिए खास इम्पोर्टेंट है, जो है वह उस शाखा का बन विहंग उड़ गया मुक्त नभ निस्तरंग। ये टीजीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। राम की शक्ति पूजा से कुछ पंक्तियां देखते हैं। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, ये जानते ही हैं आप। दूसरी लाइन है, धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। जानते हैं जब वो
सीता को लेने जाते हैं और फिर पहले ही दिन युद्ध में इनका मनोबल टूटता है तो अपने जीवन को धिक्कारते हैं। वहीं से यह पंक्तियां हैं राम की शक्ति पूजा से। दूसरा देखिए और भी इनकी पंक्तियां, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो अब तक नहीं कही। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछी गई हैं, तो आप इसे ध्यान रखेंगे और ये सरोज स्मृति से है। नेक्स्ट है, स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्योतन रह गया है। ये भी पंक्तियाँ अड़िमा से ली गई हैं और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे नोट कर लेंगे। नेक्स्ट पंक्ति है, दिए है जगत को मैंने फूल फल, मैं अलक्षित हूँ यह कभी कह गया है। और फिर अगली लाइन होगा, रेत सात ज्योतन रह गया है। तो ये दोनों पंक्तियाँ आपकी अड़िमा से हैं, स्नेह निर्जर बह गया है और रेत सातन रह गया है। नेक्स्ट है, दिवसावसान का समय, दिवसावसान का समय वह संध्या सुंदरी परी सी उतर रही धीरे धीरे धीरे। तो ये संध्या सुंदरी से ही है, इसे आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट पंक्ति है, चूस लिया है उसका सार। ये आपका बादल राग से है, चूस लिया है उसका सार, ये बादल राग कविता से है। नेक्स्ट है, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ये भी बादल राग से है। और लास्ट लाइन देखें तो, छोटे से घर की लघु सीमा में बांधो है क्षुद्र भाव, ये बधे है क्षुद्र भाव होना चाहिए था। और ये पंक्तियाँ पंचवटी से है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप इतनी सारी चीज़ें याद रखेंगे। और फाइनली देखते हैं, एक बार ऐसा कंडीशन बना था कि छायावाद को मानने के लिए लोग तैयार नहीं थे, तो इन्होंने डट कर के उसका सामना किया था और लिखा था, मुझे प्रोफेसरों के बीच में छायावाद सिद्ध करना पड़ेगा। और यह 1942 में विनोद शंकर व्यास को पत्र लिख करके इन्होंने बताया था। तो अगर कभी प्रश्न बनता है कि छायावाद के किस कवि ने ये बात बोला था कि मुझे प्रोफेसरों के बीच में छायावाद सिद्ध करना पड़ेगा, तो बेझिझक आप बताएंगे कि निराला के द्वारा बोली गई यह बात है, यह पंक्ति है। तो अब हम एक तरह से देखें तो हमने निराला के बारे में समग्र अध्ययन कर लिया और बहुत कम टाइम में, देखिए आधे घंटे भी नहीं हो रहा है और हमने निराला के बारे में A to Z सारी चीज़ें जितनी यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे निराला के व्यक्तित्व से सब हमने कवर कर लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। कमेंट आपको जो भी समझ में आता है, कुछ कमियां त्रुटियां समझ में आती हैं तो वो भी आप कमेंट करें, उस कमेंट का भी स्वागत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।